आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम लोग इसमें समझेंगे पदार्थ के बारे में। इसके अलावा इन सभी चीज़ों को इसी वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, समझेंगे हम लोग इसको। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट का रहेगा इंतज़ार। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहेंगे, किसको किसको पदार्थ कहेंगे। तो वे सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती हो, वे सब का सब पदार्थ कहलाएंगे। यानी जिसके पास मास है और वॉल्यूम है, यानी जो द्रव्यमान होगा जिसके पास और स्थान अगर वो घेर रहा होगा, तो वह क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये टेबल जो उदाहरण लिया गया है, तो टेबल को आप देखें तो ये इतना जगह को घेर के रखा हुआ, यानी हमारे घर के रूम में अगर टेबल रखा हुआ है तो ये इतना जगह को घेर के रखा हुआ है, यानी इसका आयतन इतना है। और अगर आयतन इतना है तो क्या इसके पास द्रव्यमान भी है, तो इसका द्रव्यमान भी है, यानी इसके पास मास भी है। इसका मतलब द्रव्यमान भी है और ये जगह को भी घेर के रखा है, तो यह जो टेबल है वह क्या है, पदार्थ है। उसी तरह से कुर्सी भी इतना जगह को ये घेर के रखेगा और इसका द्रव्यमान भी है, तो कुर्सी भी जो है वो क्या है, पदार्थ है। हवा की अगर बात की जाए तो हवा भी पदार्थ है। यस, हवा भी पदार्थ है, क्योंकि आप देखें इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, हवा है। और हवा है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और ये इतना जगह को घेर के रखा हुआ है, इसका मतलब हवा भी क्या है, पदार्थ है। ये गुब्बारा भी क्या है, पदार्थ है। ये जो दीवार आपको दिख रहा है ये सब क्या है, पदार्थ है। इसके अलावा भोजन, भोजन भी देखें इतना जगह को जो है वह घेर के रखा हुआ है और इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका मतलब भोजन भी जो होता है वो क्या होता है, पदार्थ होता है। इसी तरह से पौधे देखें, पौधे भी जो है वह इतना जगह को घेर के रखा है और इसका कुछ ना कुछ जरूर द्रव्यमान होगा, तो इसका मतलब पौधे भी जो है वो क्या है, पदार्थ है। पशु की बात की जाए तो पशु भी जो है वो इतना जगह को घेर के रखा है, इतना जगह लिया हुआ है और इसका द्रव्यमान भी है, तो इसका मतलब पशु भी जो होते हैं क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो आप जो मोबाइल से जो पढ़ रहे हैं तो मोबाइल भी पदार्थ है। कलम, कॉपी, किताब, ये सब जो है वह पदार्थ है, क्योंकि ये सब जो है इसके पास द्रव्यमान भी है और आयतन यानी जगह भी घेरती है। तो इसका मतलब वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, वह पदार्थ कहलाएगा। तो सर पदार्थ किसे नहीं कहेंगे, आखिर ये सब पदार्थ है तो आखिर पदार्थ किसको नहीं कहेंगे। तो पदार्थ जो है, जो हम विचार करते हैं, जो किसी को याद करते हैं, घृणा करते हैं, ये सभी जो है वह पदार्थ नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं अब, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना है, यानी पूरी दुनिया में जो भी सामग्री से जो वस्तु बना है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, यानी प्राचीन जो दार्शनिक हुए वो पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है, जिसे कहा जाता है पंच तत्व, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों की बात की जाए तो ये पदार्थों को 2 भागों में बांटा है। पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। इस चैप्टर में हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया कि पदार्थ किसे कहते हैं, लेकिन ये पदार्थ आखिर किससे बना होता है। तो पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बना होता है। इसमें देखें यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, यह पानी भरा हुआ है इसमें और इसमें नमक ले लिया गया, तो अभी ये नमक जो है वह इसमें हमें दिखाई दे रहा है। अब जो है वह अगर इसको हम इसकी मदद से इसको पूरा मिलाएं तो धीरे धीरे नमक जो है वह इसमें पूरी तरह से घुल जाएगा और कुछ देर के बाद जब पूरी तरह से नमक इसमें घुल जाएगा तो हमें नमक दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर नमक छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता तो इसका कण पानी में घुलता ही नहीं, हमें इसमें दिखाई देता। अगर दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि नमक के कण जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तभी तो इसमें जो है वह पूरी तरह से मिल गया और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आखिर क्या नहीं दिखाई देता है, जो बहुत छोटा होता है,
बहुत छोटा होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरह से नमक का कण अगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जो नमक बना हुआ था वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है, और ये बहुत छोटा होता है। तो आखिर ये कितना छोटा होता है, इसको हम लोग एक क्रियाकलाप दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, इससे हम लोग समझते हैं कि आखिर पदार्थ का कण कितना छोटा होता है। तो यहाँ पे 100 ml साफ जल लिया हुआ है, और इसमें जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से ये पानी जो है वो कलर में आ जाता है। और इन सभी जो है इसमें आपका 90 ml साफ जल है, 90 ml साफ जल लिया हुआ है। तो 10 ml इससे निकाल करके कलर किया हुआ पानी 10 ml निकाल करके इस 90 ml पानी में, साफ पानी में जब डाला जाता है तो ये पानी 100 ml हो जाता है, और 10 ml मात्र पानी 90 ml साफ पानी को कलर कर देता है। फिर आगे जो 90 ml साफ पानी है, तो इससे 10 ml पानी निकाल करके जो कलर पानी है उसको 90 ml जब साफ पानी में मिलाया जाता है तो 100 ml हो जाता है, और ये पूरी तरह से फिर से जो है वह कलर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी ये 90 ml जो साफ जल है, तो इससे 10 ml कलर पानी जो है वह निकाल करके इस 90 ml साफ पानी में मिलाया जाता है, तो इसे भी जो है वह कलर कर देता है। इस तरह से यह प्रक्रिया लगभग 5 से 8 बार भी अगर दोहराया जाए तो देखेंगे कि पानी को जो है वह कलर करता जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने सारे पानी को जो है वह कलर कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तभी तो इतने सारे साफ पानी को कलर कर दे रहा है। अगर कहीं छोटे कणों से मिलकर बना नहीं होता तो इतना सारा पानी को आखिर कलर कैसे कर पाता? तो इसका मतलब है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, यानी बहुत बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं पदार्थ के कण। यह प्रक्रिया 2 ml डिटॉल लेकर के भी किया जा सकता है। उसमें भी आप देखेंगे कि कई बार ऐसे करने से भी डिटॉल का गंध जो है वह जाता नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर जल लिया हुआ है, और इसमें नमक को अगर मिला दें, नमक को मिला दें और इसको हिलाएं तो ये नमक पूरी तरह से जल में मिल जाएगा। तो नमक जो है वह आखिर गया कहाँ? तो इसमें जो है वह जो जल था उसके बीच खाली जगह था, जल के कणों के बीच जो है वह क्या था? खाली जगह, यानी रिक्त स्थान था। वही रिक्त स्थान में जो है वह जल के कण चला गया। तो इसका मतलब है कि जितने भी पदार्थ हैं उसमें जो है वह रिक्त स्थान होता है, तभी तो नमक उसमें जो है वह मिल पाता है। अगर रिक्त स्थान यानी खाली जगह नहीं होता तो वह नमक जो है वह उसमें मिल नहीं पाता। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। ये आप चीनी के साथ भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है चीनी को पानी में, तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी जब हम मिलाते हैं तो वह उस कणों के बीच में चला जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब यहाँ पर आपने एक देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अगर अगरबत्ती को हम घर के रूम के किसी दूसरे कोने में रखें और आप जो है किसी दूसरे कोने में हो, तब भी आप तक जो है इसका सेंट जो है, यानी जो सुगंध है वह पहुँच जाता है। तो आखिर ये कैसे? तो इसलिए ऐसा हो पाता है क्योंकि पदार्थ के जो कण हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं, हमेशा जो है वह मोशन में होता है, हमेशा वो गति करते रहता है। इसीलिए यह आप दूसरे कोने में होते हुए भी और अगरबत्ती अलग कोने में होते हुए भी आप तक जो है वह इसका सुगंध आता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, पदार्थ के कण हमेशा जो है वह क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। हमेशा जो है वह क्या होता है? गतिशील होता है, यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें। तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है, इसको हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे आप देखें, यह एक चौक है। तो ये चौक आखिर इस तरह क्यों है? ये इस तरह से फैला हुआ क्यों नहीं है? इस तरह बिखर क्यों नहीं जाता? ये भी रॉड जो है वो ये भी इस तरह से बिखर क्यों नहीं जाता? इसलिए क्योंकि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इसके कण जो यहाँ पे जो
कण होगा वो एक दूसरे को आकर्षित किया हुआ है, इसीलिए जो है वह ये ऐसे बिखर नहीं जाता है। तो पदार्थ का कण क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है। जैसे यहाँ इस फिगर में देखें, आप इस डांस को अगर जानते हो किस राज्य से, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस राज्य से देख रहे हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो है एक दूसरे को इस तरह से पकड़ा हुआ है, आकर्षित किया हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है वह कण भी जो होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, इसीलिए ये जो है वह बिखरता नहीं है, ये इसी शेप में रहता है। ये आकर्षण जो होता है वह ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। यानी सबसे ज़्यादा आकर्षण जो होता है, आकर्षित जो होता है वो किस में होता है, ठोस में, और सबसे कम द्रव में होता है। आगे अब हम लोग समझते हैं विसरण यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, तो दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। यानी जो दो अलग अलग पदार्थ होगा और अगर अपने आप मिल रहा है, स्वतः यानी खुद मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये पानी है और ये अलग पदार्थ है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में जो है वह अपने आप मिल गया, और अगर अपने आप मिल गया, स्वतः मिल गया, खुद मिल गया, तो वह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल देखें, तो ये पानी है और इसमें अगर स्याही को डाल दिया जाए और अगर शांत भी छोड़ दिया जाए तो भी जो है वह धीरे धीरे इस तरह से वह स्याही पानी में पूरी तरह से मिल जाएगा। तो ये जो है वह क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। सिंपल दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। इसमें आप देखे होंगे दो तरह की शादियाँ होती है, एक लव मैरिज और दूसरा अरेंज मैरिज। तो उसमें जो है लव मैरिज में क्या होता है कि खुद से लड़का और लड़की मिलती है, उसमें उसका माँ बाप का योगदान उतना नहीं होता है, जबकि अरेंज मैरिज जो होता है वह उसका लड़का और लड़की को मिलाने में उसके माँ बाप का योगदान होता है। तो यहाँ पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज कौन सा विसरण का उदाहरण हो सकता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये जो है हम लोग अभी उदाहरण देखे थे अगरबत्ती का, कि हम अगर दूसरे कोने में हैं और अगरबत्ती कहीं रूम का दूसरा कोना में रखा हुआ है, फिर भी हम तक जो है उसकी सुगंध आ जाती है, क्योंकि ये जो इससे जो सुगंध निकल रहा होता है ये किस में मिल जाता है, अपने आप जो है खुद जो है स्वतः जो है वह हवा में मिल जाता है। और अभी हमने इसके पहले क्या प्रॉपर्टी पढ़े कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं और फिर जो है वह हम तक पहुंच जाता है। तो ये जो अगरबत्ती का सुगंध जो है वह हवा में मिलना भी विसरण का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से चीनी या नमक जो पानी में घुल जाता है अगर शांत छोड़ देने से, तभी ये भी क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। उसी तरह से जो गर्म खाना होता है आप देखते होंगे बगल घर में भी अगर बन रहा है, आप उधर से गुजर रहे हैं तो पता चल जाता है कि आखिर कुछ ना कुछ बन रहा है, क्योंकि इसके जो निकलने वाला जो होता है वह किस में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, और फिर वह जो है हम तक पहुंचता है और हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से जो है ये सभी विसरण का है। अब हम लोग समझते हैं तापमान बढ़ने से कणों की गति भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ठंडा पानी लिया गया है और इसमें जो है वह गर्म पानी लिया गया, और इसमें अगर 4-5 बूंद अगर स्याही डाल दें, इसमें भी अगर 4-5 बूंद स्याही डाल दें और शांत अगर छोड़ दें, तो दोनों में पाएंगे कि इसमें जो है वह धीरे धीरे मिलेगा, जबकि इसमें जो है वह बहुत तेज़ी से पूरे पानी में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि गर्म पानी में जो है वह विसरण तेज़ी से होता है, यानी तापमान अगर बढ़ेगा तो कणों की गति भी बढ़ जाती है। यहाँ भी सेम देखें, ये ठंडा है जिसके कारण से पूरी तरह से जल्दी नहीं मिला, और ये गर्म होने के कारण जो है वह पूरे पानी में जल्दी ही मिल गया। तो सिंपल है कि अगर तापमान बढ़ा तो विसरण की गति भी बढ़ जाती है, यानी विसरण तेज़ी से होता है। जैसे आप गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि कभी छाया के पास जाना, कभी इधर कभी उधर, कभी पंखे के नीचे, यानी इधर उधर आपको मूव करते रहने मन करता है, लेकिन वही अगर ठंडी आती है तो एकदम रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि ठंडा में आप एक जगह शांत रहना पसंद करते हैं, जबकि गर्मी में इधर उधर आपको जाने का मन करता है। ठीक उसी प्रकार से तापमान बढ़ने से जो है वह कण का जो गति है वो इधर उधर तेज़ी से जो है वह मूव करने लगता है, इसीलिए जल्दी वह पूरे पानी में मिल जाता है, जबकि ठंडा होने के कारण कणों की गति अधिक नहीं होती है और वह जो है वह तेज़ी से
पूरे पानी में मिल पाता नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।